पसंद हिंदी भाषा में। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर। मैं हूं आपके साथ आरजे किशोर नंगरानी। आज है 23 अप्रैल 2023 रविवार। अगले 2 घंटे का सफ़र आपका हमारे साथ। आशा है आप हमारा साथ देंगे और हम आपका साथ देंगे। आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। जी हाँ, ये जहाँ तक आज का प्रश्न है अपने आप में, तो ये इस रविवार थोड़ा सा अजीब है क्योंकि मंगलवार को छुट्टी है एंजाक डे की। कई लोग जो हैं सोमवार की छुट्टी, मंडे की छुट्टी लेकर कैनबरा से निकल चुके होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि कैनबरा से निकलने का ये समय ठीक नहीं लगता। ज़रा बाहर देखिए या कल का मौसम देखिए, कितना खूबसूरत मौसम था। ऑटम या पतझड़ का ये मौसम कैनबरा का एक अलग अपना विशेष मौसम होता है। गुलाबी ठंड, सुनहरी धूप और साथ ही साथ पेड़ जो है अपने रंग बिरंगे अपने दर्शाते हैं। सारा कैनबरा ऐसा रंगमय हो जाता है। ऐसे समय कैनबरा छोड़कर कहीं और जाना उचित नहीं लगता, लेकिन लोगों की अपनी अपनी इच्छा है। अगर आप हमारे साथ हैं और या कहीं भी हैं रेडियो मनपसंद, तो अब आपके साथ कहीं भी, अगर आप कोस्ट पर हैं या सिडनी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का शो देख रहे थे आज सुबह, आप या दुनिया के किसी भी कोने में, आप हमसे जुड़ सकते हैं रेडियो मनपसंद ऐप के माध्यम से। हम यहाँ पर FM 91.1 पर तो कर ही रहे हैं, तो आप हमसे जुड़िए और हमसे बात करना चाहें तो हमेशा की तरह आपका स्वागत रहेगा। आप हमें यहाँ फ़ोन कर सकते हैं 62874347 पर, 62874347 पर। अगले 2 घंटे तक मैं आपके साथ रहूँगा और आज का कार्यक्रम थोड़ा सा अलग कार्यक्रम है। हालांकि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपके लिए एक अलग सा कार्यक्रम लेकर आऊं, लेकिन आज का कार्यक्रम आपको कुछ एक अलग रंग में डालेगा। थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग होगा, थोड़ा सा सांस्कृतिक रंग होगा और थोड़ा बहुत अपना अलग तड़का भी चलता रहेगा।
वजह यह है कि आध्यात्मिक रंग इस बार जो है, आपको मालूम ही है कि फरवरी के महीने में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था फिजी में, और इस विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान दिया जाता है। और इस विश्व हिंदी सम्मान की इस बार जो विजेता रहीं मेलबर्न स्थित डॉक्टर मृदुल कीर्ति। डॉक्टर मृदुल कीर्ति ने बहुत बड़ा काम किया है जहाँ तक हिंदी की सेवा का प्रश्न है। उन्होंने संस्कृत में लिखे विभिन्न ग्रंथों उपनिषदों का हिंदी में और ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। तो ये अनुवाद करना हालांकि लगता है कि आसान काम है, लेकिन ये आसान काम नहीं है। अगर आप संस्कृत जैसी भाषा को देखें, क्लिष्ट भाषा को, और उपनिषदों और गीता और वेदों की बात करें तो उनमें जो ज्ञान है वो भी समझना कोई आसान काम नहीं है। तो उनको समझकर फिर उनको अनुवाद करना हिंदी और ब्रज भाषा में, वो अपने आप में एक बड़ा महान कार्य है। और महान कार्य इसलिए है कि हम जहाँ तक धर्म की बात है, धर्म की बात हम अक्सर मंत्रोच्चारण करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन उन मंत्रों का क्या अर्थ है? 108 बार पढ़ा जो भी है और सोचते हैं कि शायद हमें मुक्ति मिल गई। और जहाँ तक मंत्रों का प्रश्न है, जो उपनिषदों के मंत्र है उनमें जीवन दर्शन समाया हुआ है। मंत्र केवल पढ़ने से नहीं, उन जीवन दर्शनों को अपनाने से जीवन परिवर्तित होता है। तो उन मंत्रों को हिंदी में अनुवाद करना या ब्रज भाषा में अनुवाद करना ताकि आम आदमी समझ सके और उनका सही अर्थ समझ सके, अपने आप में एक बड़ी महान सेवा है। तो ये सेवा का कार्य किया उन्होंने, और निश्चय ही विश्व हिंदी सम्मान के लिए वो उपयुक्त थी। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में डॉक्टर मृदुल कीर्ति के साथ। और इस कार्यक्रम में साथ ही साथ मैं ला रहा हूँ जो इंटरव्यू के ब्रेक में एक जो है संस्कृत मंत्रोच्चारण गैब्रिएला बर्नेल, जिन्होंने अपना नाम बदलकर गेय संस्कृत कर दिया, ब्रिटिश बोर्न सिंगर हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उन्होंने संस्कृत को आत्मसात किया है, उपनिषदों का अच्छा ज्ञान है। तो उनके मंत्रोच्चारण आपको सुनाऊंगा। इसके अलावा जहाँ तक संस्कृति का सवाल है, सभ्यता का सवाल है, बंगाल हमारा जो है एक ऐसा देश है, बंगाल हमारा एक ऐसा प्रदेश है जो कि भारतीय संस्कृति के लिए इतना योगदान दिया है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे संगीत हो, और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे बंकिम चंद्र चटर्जी हो, शरद चंद्र चटर्जी हो, चारों ओर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो, सत्यजीत राय हो, नामों की कमी नहीं है जो उन्होंने योगदान किया है। तो वो बंगाली संस्कृत के बारे में भी बात करेंगे। और बंगाली कल्चरल एसोसिएशन इस बार एक विशेष कार्यक्रम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, मरगम कार्यक्रम 6 मई को। तो उस कार्यक्रम के बारे में, ये क्लासिकल डांसेस का प्रोग्राम होगा, 6 मई को हो रहा है यहाँ पर। उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं बंगाली कल्चरल एसोसिएशन और इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्रतिनिधि। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन से सैंडी मित्रा और बंगाली कल्चरल एसोसिएशन से सौम्य आ रहे हैं। तो उनसे भी उसके न केवल उस कार्यक्रम के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी बंगाली संस्कृति के बारे में भी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे थोड़ा बहुत तड़का भी होगा। और डॉक्टर राजीव ज्योति जो बहुत अच्छा लिखते हैं, वो अपना एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन की आइडेंटिटी, जिस पर हम सभी का सवाल होता है, उस पर एक बहुत अच्छा व्यंग लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों ने कल ईद बड़े ज़ोर शोर से मनाई होगी। और ईद का त्यौहार बहुत ही ज़बरदस्त त्यौहार होता है। एक महीने के रमादान के बाद अपना समय आता है जब लोग अपनी धूमधाम के साथ खाते पीते और मज़ा उड़ाते हैं। ईद के मेले आपको याद होंगे। तो उन मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक, और आप सभी को ईद मुबारक, क्योंकि ये मुस्लिमों का नहीं, हम सभी का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है और सद्भावना का त्यौहार है। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, मंत्रोच्चारण की बात कर रहा था, उसमें जिस तरह से हम मंत्र पढ़ते हैं बगैर अर्थ समझे, उसी तरह से मैं भी ईद का भी अर्थ जो है हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं देख रहा था कहीं कि एक बता रहे थे कि
कि किस तरह से हलाल चिकन जो है हलाल होना चाहिए, उसके लिए लोग जो है बड़े प्रयास करते हैं कि चिकन हलाल होना चाहिए, लेकिन चिकन ही हलाल नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि जीवन पूरा हलाल होना चाहिए। ईद का संदेश या मुस्लिम धर्म का संदेश ये है कि सद्भावना, मिलन के साथ रहो, गरीबों की सेवा करो, अपने आप का संयम रखो, वो सब भावनाएं ज़रूरी हैं। इसका कोई अर्थ नहीं कि अगर आप चिकन हलाल खाएं और ज़िंदगी में जो आप जी रहे हैं वो आप उसमें सब उल्टे सीधे धंधे कर रहे हैं, हराम काम कर रहे हैं। तो जीवन भी हलाल होना चाहिए। सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं ईद मुबारक की। और आज का कार्यक्रम इसी ईद के गीत के साथ शुरू करते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 62874347 पर। और साथ ही साथ यदि आप अगर टेक्स्ट करना चाहें तो ज़रूर हमसे जो है संपर्क कीजिए 0414527962 पर। आइए सुनते हैं ये गीत ईद मुबारक आपके लिए। अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारों ये प्यार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। चाहे वो रहमान हो या भाई अपना नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको है सलाम। प्यार ही आवाज़ हो और प्यार ही अंजाम, खुशियों के इस मौसम की ये कभी ना आए शाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। हो जो भी समझे प्यार को, वो है सबका यार। प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। और ईद पे जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए। और ईद पे जब भी पाके यारो रब दा शुक्र मनाइए। और तेरा मेरा छड़के यारो सबनों गले लगाइए। कि मैं झूठ बोलिया और कि मैं कुफर तोलिया, और कि मैं झूठ बोलिया।
जी हाँ, ईद मुबारक आप सभी को। और जब ईद की बात करते हैं या किसी और त्यौहार की बात करते हैं, दिवाली, होली, कुछ लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा वो मज़ा नहीं आता जो कि आप महसूस करते हैं भारत में। जो ईद और दिवाली के रंग होते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, ऐसा लगता है आपको। शायद ये हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हम अपने आप को अभी तक पूरी तरह से ना ऑस्ट्रेलियन समझ पाते, ना इंडियन समझ पाते। और ये बड़ी अपने आप में दुविधा है कि हम हैं क्या। और ये सभी फर्स्ट जनरेशन, विशेषकर फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के माइग्रेंट्स के लिए भी समस्या हो सकती है। कुछ इसी पर एक तड़का लेकर आए हैं हमारे डॉक्टर राजीव ज्योति। बहुत अच्छा लिखते हैं और उन्होंने सवाल उठाए हैं इंडियन ऑस्ट्रेलियन के बारे में। सुनते हैं उनकी ये वार्ता, व्यंग्य वार्ता, जो मुझे विश्वास है कि आपको पूरी तरह से पसंद आएगी। क्या आप एक इंडियन ऑजी हैं और या एक ऑजी इंडियन? मिलिए हमारे रोहनजीत सिंह से, जो अपने आप को एक ट्रू ब्लू ऑस्ट्रेलियन मानते हैं। इन्हें अच्छा लगता है सागर का किनारा, बीच लाइफ, फ्लैट वाइट, बारबेक्यू लंच, सर्फ बोर्ड्स और समोसा चाय। इन्हें बियर पीना भी बेहद पसंद है, लेकिन जब इनके पेरेंट्स आसपास ना हो तब। यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट से अब रोहन जी काफी पक चुके हैं। कौन डालता है ढेर सारी क्रीम दाल मखनी में? यह शिकायत इनकी हर डिनर पार्टी में होती है। रोहन जी एक सीरियस फूडी हैं, पर इन्होंने भी एक बार तो हद ही कर दी। इसमें दाल मखनी कहां है भाई? हमने दाल मखनी ऑर्डर की थी, दाल क्रीम नहीं। और ये मीठी क्यों है? उनकी इस बात से सक पकाया हुआ रेस्टोरेंट मालिक, मैं फिर से भिजवा देता हूं सर, कहकर वहां से निकल गया। और हम सब दोस्त शर्मिंदगी में बगले झांकने लगे। दरअसल हमारा ये दोस्त वही है जो इटालियन रेस्टोरेंट में भी एक्स्ट्रा चिलीज की फरमाइश करता है, और नमक कम है यह शिकायत इन्हें हर नॉन इंडियन रेस्टोरेंट में होती है। इन्हें इटालियन, थाई, लेबनीज, वियतनामीज खाना ही पसंद है, बस 1 या 2 दिन के लिए। फिर इन्हें चाहिए दाल चावल, चिकन कढ़ाई या फिर किसी भी तरह का तड़का। इनका ऑस्ट्रेलियनपन तड़के की सुगंध से अक्सर पिघल जाता है। और अब मिलिए हमारे संजय जी पटेल से। यह हमारे एक पॉलिटिको मित्र हैं जो राजनीति में पीएचडी तो नहीं कर पाए, क्योंकि आजीविका के लिए साइंस लेना पड़ गया, पर इस विषय विशेष में इनका आत्मविश्वास एक चरम स्तर पर है। संजय भाई के विचार में ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक भारतीयों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन राजनीति इनकी समझ से बाहर है। यह कैसे पॉलिटिशियन है यहां जो रिटायर भी हो जाते हैं? ऐसा कब होता है भाई? पॉलिटिक्स में कभी कोई आता है रिटायर होने के लिए? इन्हें कोई शरद पवार से मिलाओ। अब संजय जी को यहां का कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम बहुत ही खलता है। इनके विचार में यह एक टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। अब किसी को भी वोट डालो, नतीजा वही, 3 साल की सरकार, ना जोड़ ना तोड़ ना देश बंद, स्मूथ और बोरिंग। और यहां के नेता लानत है इन पर। ये एक धेले का काम भी नहीं करवा सकते आपका। वो दिन दूर नहीं जब ऑस्ट्रेलिया को भी एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा इनका मानना है। और इनकी इस राय के उपरोक्ष यदि कोई और विचार प्रकट करे तो ये उसे एक देशद्रोही करार देते हैं, भारत में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। चलिए अब मिलिए हमारे कप्तान मुरली जी वल्लूरी से। कुछ लोग क्रिकेट भक्त होते हैं, कुछ क्रिकेट में भगवान ढूंढते हैं और कुछ खुद को क्रिकेट का भगवान समझते हैं। जी हां, ये वही है, आप ठीक समझे, क्रिकेट के भगवान।
ये भी एक संपूर्ण ऑस्ट्रेलियन है और अपने आप को संपूर्णतः ऑस्ट्रेलियन ही मानते हैं जब तक ऑस्ट्रेलिया इंडिया की क्रिकेट सीरीज शुरू ना हो जाए तब। क्रिकेट सीरीज शुरू होने से खत्म होने के 1 महीने बाद तक ये अपना ओसीआई भी छोड़कर पूरे इंडियन बन जाते हैं और क्रिकेट में अपना पूरा ध्यान रमा देते हैं। यह क्रिकेट के ज्ञानेश्वर हैं, क्रिकेट के शीर्ष आलोचक हैं, वक्ता हैं, पर ये वो हैं जिन्होंने कभी आज तक क्रिकेट का बल्ला भी नहीं पकड़ा है, ना इनसे कभी एक सीधी बॉल डाली जाती है। दुर्भाग्यवश आईटी इंजीनियरिंग के कारण इन्हें समय ही नहीं मिला, वरना तो खैर इनके आकलन के अनुसार सन 2030 तक लगभग 20% ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी होंगे, और या ये समझिए कि होने चाहिए। अब इन सब महानुभावों के बीच मुझे तो लगने लगा है कि मैं ना भारतीय हूं ना ऑस्ट्रेलियन हूं, शायद मैं एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन और ऑस्ट्रेलियन इंडियन के बीच स्वयं को ढूंढ रहा हूं। इमिग्रेंट्स अपने आइडेंटिटी क्राइसिस को साथ लेकर चलते हैं। मेरा एक सिसिलियन और इटालियन ऑस्ट्रेलियन मित्र आज भी अपने आप में एक डॉन कॉर्लियोन को ढूंढ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या आप ऑस्ट्रेलियन हैं, क्या आप इंडियन हैं, या एक ऑस्ट्रेलियन इंडियन हैं? जी हाँ, बहुत ही एक जटिल सवाल पूछ डाला इन्होंने, राजीव जी ने अपनी एक इस व्यंग रचना में। क्या हैं हम, इंडियन ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियन इंडियन है, ऑजी ऑजी हैं, इंडियन इंडियन है यहाँ रहते हुए? जवाब बड़ा मुश्किल है, लेकिन व्यंग रचना बड़ी अच्छी थी। चाहे कहीं भी रहे, लेकिन हमारा दिल हिंदुस्तानी होता है। तो आइए फिर ये गीत सुनते हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अपनी गाड़ी थोड़े अनाड़ी है, थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी।
छोटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी। जी हाँ, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM 91.1 पर, और साथ ही साथ सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद ऐप पर, जो आपके साथ होता है 24 घंटे, रातों 7 दिन और रात और दिन आपके साथ। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। जी हाँ, फिर भी दिल हिंदुस्तानी। लगता है हिंदुस्तानी दिलों की संख्या अब दुनिया में सबसे अधिक होने वाली है। यूनाइटेड नेशंस के अनुसार इंडिया या भारत की जनसंख्या अप्रैल में चाइना या चीन से ज़्यादा हो जाएगी। ये जनसंख्या करीब 1.4 अरब या 1.4 बिलियन के करीब होगी। थोड़ा सा कुछ करोड़ जो है चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। भारत की जन्म दर यूं तो कम हो रही है, लेकिन वर्किंग एज की पॉपुलेशन जो है करीब 75% पॉपुलेशन है, जो कि अन्य किसी भी इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा है। दूसरी ओर देखा जाए तो चाइना की जनसंख्या बुढ़ापे की ओर बढ़ती जा रही है और इसकी जनसंख्या में कमी आ रही है। चाइना की आर्थिक वृद्धि भी कम हो रही है, और चाइना को अच्छा नहीं लगा कि इंडिया जो है उनसे आगे निकलने वाला है पॉपुलेशन के मामले में। तो उन्होंने अपना बयान जारी किया कि नहीं, पॉपुलेशन का नंबर नहीं मायने रखता है, पॉपुलेशन की क्वालिटी मायने रखती है। तो क्वालिटी में भी भारत की पॉपुलेशन की क्वालिटी अगर जैसे देखा जाए, वर्किंग एज 75% के करीब है, तो ये अपने आप में एक अलग पावर हाउस बन सकता है। तो वैसे ये सवाल उठता है कि ये बढ़ती हुई जनसंख्या अपने आप में क्या ये एक अच्छा अवसर है या फिर अपने आप में एक समस्या हो सकती है। आपको याद होगा स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या करीब 35 करोड़ थी, तो अब देखिए करीब 4 गुना करीब हो रही है। उस समय भारतीय जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का प्रयास किया जा रहा था, उसको एक समस्या के रूप में देखा जा रहा था। आपको याद होगा 2 या 3 बस के हर जगह लिखे रहते थे नारे, और हमेशा फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया जाता था। और आपको इमरजेंसी के दौरान की वो ज़बरदस्ती याद होगी, जब ज़बरदस्ती नसबंदियाँ हो रही थी और कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से इस पॉपुलेशन को रोका जाए। लेकिन फिर इसमें एक अलग 80s और 90s में जब भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने लगी, लिबरलाइजेशन हुआ, उसका उदारीकरण हुआ, तो ये महसूस किया गया कि भारत की ये जनसंख्या लायबिलिटी नहीं है, अपने आप में एक क्या कहते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का काम कर सकती है। अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन है और भारत की अर्थव्यवस्था 7, 8, 10% की गति से बढ़ रही है, तो ये वर्किंग एज पॉपुलेशन अपने आप में एक बून है, बॉम्ब नहीं है, बून है, बेन नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि और इसकी वजह से आपने देखा कि भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। और लेकिन अब एक सवाल फिर उठता है, जहां एक ये अवसर है कि भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है और वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी है, तो 2 सवाल हैं। या तो ये अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, या अपने आप में एक टाइम बॉम्ब भी हो सकता है, एक अपनी बड़ी चुनौती भी हो सकती है। भारत की जनसंख्या एक ओर बढ़ रही है, और अगर बढ़ती रहेगी और अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है तो लोगों को रोजगार मिलता रहेगा और अर्थव्यवस्था बढ़ती रहेगी। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि क्या इतने रोजगार पैदा किए जा सकते हैं कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो उसको सबको ये रोजगार मिल सके। इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत में इन्वेस्टमेंट भी कम होता जा रहा है। और ये देखने में आ रहा है कि भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा बढ़ता जा रहा है, और दूसरी ओर भारत में इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है। तो ये अपने आप में एक समस्या हो सकती है, और ये अपने आप में मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अपने आप में एक टाइम बम हो सकता है। हमने देखा कि जब ये बढ़ती हुई बेरोजगारी
किस तरह की चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार और सेनेट इंक्वायरी जो हुई थी उसमें ये पाया गया कि जब से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और पढ़ने और रोजगार के जो है रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हुई हैं, उसकी वजह से पैंडेमिक के बाद इंडियन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। और इसका एक कारण ये माना जा रहा था मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि अब स्टूडेंट्स की जो है काम करने की जो लिमिट थी 20 आवर्स पर वीक, वो समाप्त हो गई है और वो कितना भी चाहें उतना काम कर सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि इसकी वजह से फर्जी इंडियन स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। और वोकेशनल कोर्सेज में जो पहले रिजेक्शन रेट जो है इंडियन स्टूडेंट्स का इस समय 94% के करीब है, ओवरसीज़ जो एजेंट्स हैं उसका ये फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि वहाँ चले जाओ और आपको रोज़गार मिल जाएगा। आपको कोई तो एक तरह से एक बैकडोर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन सरकार इस बारे में काफ़ी सचेत है। तो 94% एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई, जबकि दूसरे देशों से यूके, अमेरिका और फ्रांस से करीब ये रिजेक्शन रेट ओनली 1% के आसपास है। तो ये भी इन रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है कुछ इंडियन स्टेट्स से जो एप्लीकेंट्स हैं उनके ऊपर बैन लगाना है। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ ने ये बयान दिए हैं कि इस तरह से कोई रोक टोक नहीं की जा रही है, कोई बैन नहीं किया जा रहा है। और इंडियन हाई कमीशन ने भी ये सवाल उठाए हैं कि इस तरह के बैन लगाना उचित नहीं है। फर्जी एप्लीकेशंस हो तो निश्चय ही उनको देखा जाए। तो ये अपने आप में एक सवाल उठता है कि अगर भारत में अगर रोजगार के अवसर काफ़ी होंगे तो लोग इस तरह के कोशिश नहीं करेंगे कि वो फर्जी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशंस डालकर दूसरे देशों में जाएं। तो जनसंख्या की वृद्धि अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन साथ ही साथ रोजगार के भी अवसर पैदा होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है, कहते हैं ना कि मेड इन इंडिया का एक वो आया था, एक अभियान शुरू हुआ था, कुछ इसी तरह की अभियानों की ज़रूरत है। तो सुनिए, अब ये ब्रेक लेते हैं और जब मेड इन इंडिया चीज़ें, क्योंकि ये अपने आप में अवसर है कि चाइना से लोग अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग मूव कर रहे हैं और इंडिया को कंसीडर कर रहे हैं, और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेड इन इंडिया बनाने की। तो सुनते हैं ये मेड इन इंडिया गीत। जी हाँ, ये मेड इन इंडिया गीत।
जी हाँ, दुनिया तो बहुत देखी है, लेकिन मेड इन इंडिया का अपना एक ही अलग ही मज़ा है। और जब मेड इन इंडिया की बात आती है तो लगता है कि इंडिया का आकर्षण कई लोगों को ऐसा बांध लेता है कि वो बस निकल नहीं पाते, चाहे वो विदेश में हो। ऐसे ही एक विदेशी महिला है, गैब्रिएला बर्नेल। उनका वो जन्म से तो हैं ब्रिटिश, लेकिन उनकी आत्मा भारतीय है। 4 वर्ष की आयु से ही उन्हें संस्कृत का ज्ञान हुआ, क्योंकि उनके माता पिता भारत कई बार टूरिस्ट की तरह गए थे। भारतीय संस्कृति ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने ये चाहा कि उनकी बेटी संस्कृत सीखे, पढ़े, बोले। और गैब्रिएला ने अपने माता पिता को निराश नहीं किया और ये दैवीय भाषा लंदन के सेंट जेम्स स्कूल में सीखना शुरू की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत की डिग्री प्राप्त की। वे बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, स्टैंड अप कॉमिक रह चुकी हैं, कई म्यूजिकल्स और सॉन्ग्स लिखे, मास्टर्स इन म्यूजिक थिएटर किया। लेकिन संस्कृत भाषा में उन्होंने अपनी आत्मा पाई है, यहाँ तक कि उन्होंने अपना नाम बदलकर गैब्रिएला से गेय कर दिया है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ होता है गाने योग्य। और उनकी मधुर आवाज़, स्पष्ट उच्चारण, लय और जिस तन्मयता से वे उपनिषदों, वेदों और गीता जैसे ग्रंथों का गायन करती हैं, वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देती हैं। उनका आप यूट्यूब पर वीडियो देखिए तो एक अपने आप में एक अलग अलौकिक अनुभव है उनको देखना, और उसकी वजह से उनकी यूट्यूब पर काफ़ी ह्यूज फॉलोइंग है। तो आज मैं डॉक्टर मृदुल कीर्ति के साथ बातचीत आपको सुना रहा हूं, और उसके बीच में इनके गैब्रिएला बर्नेल और या गेय संस्कृति के, उन्होंने अपना नाम बदल कर भी संस्कृति कर दिया है, उनके मंत्रोच्चारण भी सुनाऊंगा। पहले सुनते हैं उनका ये अथर्ववेद का जो है जो संगीत है वो सुनाते हैं हम। और ये अपने आप में प्रेम गीत है, इसमें ये प्रेम गीत सुनिए और इसका आनंद उठाइए। उसके बाद करते हैं बातचीत डॉक्टर मृदुल कीर्ति के साथ। यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिषस्वजे एवा परिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असहा यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् एवा निहन्मि ते मनो यथा मा कामिन्यसो यथा मन्नापगा असहा यथेमेद्या वा पृथिवी सद्यः परेति सूर्यः एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असहा यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिषस्वजे एवा परिष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असहा यथा सुपर्णः प्रपतन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् एवा निहन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असहा यथेमेद्या वा पृथिवी सद्यः परेति सूर्यः एवा पर्येमि ते मनो यथा मां
मन्यसो यथा मन्नापका असः यथा मङ्कामिन्यसो 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 यथा मन्नापका असः ये था अथर्ववेद का मंत्रोच्चारण कर रही थी गेय संस्कृति। मुझे यूं आलिंगन करो जैसे बेल वृक्ष से करती है, तुम मुझसे यूं ही प्रेम करो तो मुझसे दूर न जाओ। मैं तुम्हें यूं ही आकर्षित करती रहूं जैसे कि एक पक्षी पृथ्वी से उड़ने की आकांक्षा में फड़फड़ाते हैं। मैं तुम्हारे मन में यूं ही घूमूं जैसे कि सूर्य आकाश और धरती के बीच घूमता है। तो इस संस्कृत की भाषा का अपनी एक लय है, अपना एक मधुरता है, और संस्कृत भाषा में जिस तरह के उपनिषद इत्यादि लिखे गए हैं उनका सरल भाषा में अनुवाद करने का काम किया डॉक्टर मृदुल कीर्ति ने। और मृदुल कीर्ति को इस काम के लिए उन्हें विश्व हिंदी सम्मान के लिए सम्मानित किया गया। आइए उनसे बातचीत का पहला अंश सुनते हैं जो कि हमने पहले रिकॉर्ड की थी। आइए सुनते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद FM 91.1 पर और साथ ही साथ रेडियो मनपसंद ऐप पर। मैं हूं आपके साथ किशोर नंगरानी। फरवरी के महीने में फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बारे में रेडियो मनपसंद ने काफी कवरेज तो दिया ही है, लेकिन एक बहुत ही गर्व की बात है ऑस्ट्रेलिया के लिए। वहां पर ऑस्ट्रेलिया की डॉक्टर मृदुल कीर्ति को विश्व हिंदी सम्मान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मृदुल कीर्ति जानी मानी हिंदी लेखिका हैं और साथ ही साथ उन्होंने 18 महाग्रंथों का अनुवाद संस्कृत से हिंदी भाषा में किया है। और डॉक्टर मृदुल कीर्ति का ये योगदान सराहा गया इस सम्मेलन में, और आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि वह हमारे साथ इस रेडियो कार्यक्रम में जुड़ी हैं। डॉक्टर मृदुल कीर्ति, आपका स्वागत है हमारे रेडियो कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी। सबसे पहले तो आपको शत शत बधाइयां विश्व हिंदी सम्मान के लिए जो आपको पुरस्कार दिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, जो सम्मान मिला उसके लिए गौरवान्वित हूँ, लेकिन श्रेय जो है वो मैं भारतीय संस्कृति को देती हूँ, क्योंकि विषय क्या था? विषय भारतीय संस्कृति थी। तो संस्कृति को मान्यता देने का जो एक औपचारिकता थी वो पूर्ण हुई। मैं औपचारिकता शब्द इसलिए कह रही हूँ कि हमारी संस्कृति तो शाश्वत है, ये किसी के प्रतिष्ठित या ना प्रतिष्ठित करने से प्रतिष्ठित नहीं होती। ये तो शाश्वती में है, स्वयं प्रतिष्ठित सत्ता है, लेकिन हम इसको भूल चले, हम इसे बिसरा चले तो उसको आओ लौट चले का एक आवाहन का जो आयाम है वो इससे हमारे कामों से दिया गया और उसको मान और मान्यता मिली। इसलिए ये गौरव जो मुझे अनुभूति होती है, और लेकिन इसका श्रेय मैं ईश्वर को और दिव्य शक्तियों को देती हूँ। ये तो डॉक्टर मृदुल आपकी विनम्रता है। जैसा कि आपने कहा भारतीय संस्कृति महान है। इससे पहले कि हम हिंदी सम्मेलन और आपके कार्य के बारे में बातचीत करेंगे, जानना चाहूंगा आपका ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध। हम
ऑस्ट्रेलियन भारतीय बहुत ही गौरवान्वित हैं आपके साथ ही साथ कि आपको ये विश्व हिंदी सम्मान मिला है। देखिए, ये जो वर्गीकरण है, प्रवास और वास और निवास जो कहे जाते हैं, ये हमारे अपने बनाए हुए हैं। मूल स्वरूप में जाए तो सागर का एक कोना भी आप छूते हैं तो हमारी जो आध्यात्मिकता है वो तरंगों पर आधारित है। तो समझिए, सागर के एक कोने को जैसे आप छूते तो पूरा सागर छू लिया। धरती के किसी भी उसमें आपके अगर पैर रखे हुए हैं या उनका स्पर्श है, सोचिए पूरी धरती को आपने छू लिया। और मैं यहाँ पर हूँ, प्रवास बहुत पहले से होता आया, पशु पक्षी भी करते हैं, और कोई आवश्यकता से, कोई धनोपार्जन से, कोई और कारण से, कोई पारिवारिक कारण से, कोई भी वजह से, अर्थात होते आए हैं। तो जो प्रवास शब्द में एक जो आप ये सोचते हैं कि मैं भारत वाला ऑस्ट्रेलिया में आ गया, तो वो अपनी साहित्य, संस्कृति और सभ्यता तीनों साथ लेके आता है भाषा के माध्यम से। तो इसलिए हमें, अगर आप अपने मूल से जुड़े हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, और अगर मूल से ही आप अलग हट जाते हैं तो फिर वो एक पक्ष दूसरा है। यहाँ भी रहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया से जो संबंध आपने पूछा, उसका उत्तर यह है कि मेरा परिवार यहाँ भी है, अमेरिका में भी है और भारत में भी है। तो जब भी परिस्थिति तो नहीं कह सकते इसे, वो कहते हैं जब नियंता की, जहाँ नियति हमें ले जाती है, हम वहां पर उतने ही पल के लिए रह पाते हैं, क्योंकि मैं हर बात को, हर चीज को अध्यात्म की दृष्टि से देखती हूँ। जी, आपने बहुत सही कहा। आप जैसे कि हमारी संस्कृति में कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। आप उसकी जीता जागता उदाहरण है। विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में पूछना चाहूंगा। विश्व हिंदी सम्मेलन में आपने भाग लिया, कैसा रहा विश्व हिंदी सम्मेलन? पहले भी मैं सम्मेलनों में भाग ले चुकी हूँ, क्योंकि हिंदी में बहुत दिनों से, करीब 35 वर्षों की मेरी यात्रा है। तो अभी मॉरिशस में भी लिया था, न्यूयॉर्क में भी लिया, भारत में भी लिया, और अब ये चौथा था जो मैंने। तो वो एक जो लक्ष्य होता है, जिस लक्ष्य से लक्षित होते हैं, वो तो समान ही होते हैं। अच्छा लगने की जो बात कहो, तो जितना विकास होना चाहिए हिंदी का इन सम्मेलनों के माध्यम से, उसकी गति बहुत हल्की है। तो ये फिजी में इन लोगों का जो स्वागत था वो तो रिमार्केबल था, मतलब कभी हम भूल नहीं सकते। फिजी वासियों ने इतना अंतर मन से स्वागत किया, बहुत ही बढ़िया। परिपाटी, अपनी सारी परिपाटियों को उन्होंने जिस जिस तरीके से वो करते हैं, उनकी संस्कृति में है, वो सब हमें, और हम उन्हें आश्चर्यवत देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे। तो एक अनुभूति और अलग तरह का था, जो आप स्वयं खर्च करके आप कहीं घूमने जाएं तो ऐसा कुछ कभी पा नहीं सकते जीवन में, जो पाया है हम लोगों ने। आपने कहा, संकेत दिया कि हिंदी की विश्व भाषा बनने की प्रगति में बहुत हल्की है। ये विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं समय समय पर। क्या आपके विचार से हिंदी विश्व भाषा बन सकती है? उसमें सामर्थ्य है, और क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, सामर्थ्य तो इतनी है जितनी विश्व की किसी भाषा में नहीं, ये बहुत उद्घोष करके कह सकती हूँ, क्योंकि ये इस हमारी हिंदी भाषा में धर्म, अध्यात्म, विज्ञान, योग और इतने इतने, मतलब बल्कि मेरी जो लेखन की जो विधा है, उसमें मैंने एक अभी वर्णमाला की वैज्ञानिकता पर बहुत बड़ा आलेख, और मैं कई मंच पर बोल भी चुकी हूँ कि आप हमें कोई भी शब्द दीजिए, मैं आपको उस मूल में ले जाकर ये बता सकती हूँ कि हिंदी जो है क्या, ये आपको जड़ तक ले जाती है, और हम इसको कभी गहराई से लिया ही नहीं। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ना तो कभी साहित्यकारों से हिंदी बढ़ेगी, और ना सम्मेलनों से बढ़ेगी, और ना कभी बढ़ेगी तो तब जब आप घर पर हिंदी बोलेंगे प्रवास में। हमारा विषय, हम दूसरे देश से आपको साक्षात्कार दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर जो हिंदी की समस्या करिए, आप जब तक घर पर हिंदी नहीं बोलेंगे तो उनको, बच्चों को जो भाषा का जो लावण्य है वो आएगा ही नहीं। तो सबसे बड़े हम उत्तरदायी तो हम स्वयं हैं, हिंदी के विकास में या ह्रास में। और जो एक पक्ष बहुत सबल है
कि इस समय हिंदी जब इंटरनेट पर हम लिख देते हैं, इंटरनेट पे जो हमारे ऐप्स हैं उनसे अवश्य हिंदी का विकास हुआ है, निश्चित तौर पर हुआ है। अब आपसे आपके कार्य के बारे में बातचीत करना चाहूंगा। आपने 18 महाग्रंथों का अनुवाद किया है, इसमें वेद, उपनिषद, गीता इत्यादि सम्मिलित हैं। इस महती कार्य की प्रेरणा आपको कैसे मिली? इसके 3 आधारभूत कारण हैं। इसमें आपको थोड़ा सा अध्यात्म गहरे से पढ़ना पड़ेगा, जहां पर जब पातंजलि योग दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें विभूति पाद में भव प्रत्यय आता है। और जब आप गीता पढ़ते हैं तो कृष्ण पूछते हैं कि आप जो है वासुदेव, कृष्ण कृपया ये बताएं कि आप मनुष्य को जन्म किस आधार पर देते। तब कृष्ण कहते हैं कि मैं क्यों जन्म देता, मैं किसी को नहीं देता जन्म। जीव जैसी वैचारिक प्रधानता लेकर आता है, जो क्वालिटी लेकर आता है, जो स्तर लेके आता है अपने चिंतन का, उसी चिंतन के आधार पर उसी योनि में उसका प्रवेश होता है। तो उसमें लोहे और चुंबक का आकर्षण होता है, जिस वैचारिक प्रधानता को जीव लेकर आता है। इसके लिए आप 15वें अध्याय के 8वें श्लोक पर आइए। तो शरीरम यद्वाप्नोति यच्चा पृथ्वावती शराग्रहित वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवास्यात्, कि जैसे वायु अपने साथ गंध को बहा कर ले जाती है, ऐसे ही देह माने आत्मा देह के विचारों को लेकर प्रयाण कर जाती है, दूसरे देह में आती है। तो इसे जब ब्रज भाषा में, मैंने अभी आपको अपने रचनाओं का परिचय बताऊंगी, ये बात पूरी कर लूं। तो इसमें मैंने जो ब्रज भाषा में पूरी भगवत गीता का कन्हैया की भाषा में अनुवाद किया सवैया छंद में। तो इसी मंत्र का अनुवाद सुनिए कि यही तत्व गहन अति सूक्ष्म की, जस वायु में गंध समावती है, तस देहिन देह के भावन को नव देह में हो लई जावती है। तो आपके जो प्रश्न है कि आपने कैसे किया, तो मैंने आपको जो 3 बातें बताई, तो उसमें नई देह में जब मैं आई तो अपने विचारों को लेकर आई थी, जिसे पतंजलि योग दर्शन में सूक्त रूप में भव प्रत्यय कहा गया। भव माने होना, प्रत्यय आप लगाते, प्रत्यय और उपसर्ग लगाया करते हैं ना आप हिंदी में जी। तो प्रत्यय जो पहले हो चुका वो मेरा करा हुआ, उसको योग दर्शन भव प्रत्यय कहता है, गीता इस तरह कहती है, और सभी लोग इस तरह हम पुनर्जन्म को चूंकि मानते हैं। और दूसरा आधार है माँ के गर्भ में से मिले हमारे वैचारिक परमाणु। तो वो भी मैं बहुत भाग्यशाली रही, मेरे माता पिता बहुत परम उच्च आध्यात्मिक, और मेरे पिता संस्कृत के बहुत बड़े, उन्होंने डॉक्टर थे मेरे पिता, आयुर्वेदाचार्य जी। और उन्होंने हिंदी या इंग्लिश नहीं, संस्कृत में डॉक्टरी पढ़ी थी। जितने ये चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, ये सब तो मेरे घर ऐसे ही रखे रहते थे, जिन्हें हम मतलब मेरे माता पिता पढ़ा करते थे। और दूसरी बात बताऊं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि 18वीं सदी में स्वामी दयानंद मेरे घर आए थे, मतलब मेरे गांव। और उस दिन मेरे परदादा ने अपना आधा घर आर्य समाज को दिया, वो आज भी चल रहा है, आज भी बहुत फल फूल रहा है। और वहां से जो ओंकार की धुन सुबह 4:30-5 बजे से हम उठा करते थे। तो सब मिला के माता पिता और फिर परिवेश, ये बात मैंने परिवेश के लिए कही जी। तो मेरा वो प्रत्यय माता पिता और परिवेश, तो ये इतने दृढ़ बीज हो गए थे कि आगामी जीवन में मुझे इसका बिल्कुल विरोधी वातावरण मिला, लेकिन वो बीज इतने सुदृढ़ थे जिसके लिए आगामी जीवन में, ऐसा वैवाहिक जीवन में कोई ऐसा आधारभूत नहीं था कि जहाँ ये प्रस्फुटित होते। लेकिन प्रस्फुटन क्यों हुआ? क्योंकि जब मैं 11-12 साल की थी और मेरे घर स्वाध्याय होता था, और अम्मा कहती थी कि देखो मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं लगेगा, लेकिन उनकी ये जो तुलसी की एक चौपाई कि तुलसी अपने राम को हीज भजो या खीज, पर भूमि पड़े उपजेंगे ही उल्टे सीधे बीज। तो वो उल्टे सीधे बीजों का जो अंकुरण हुआ, वो बीजों की सशक्त क्वालिटी थी। 18वीं वो विवरण देती चलूं कि सामवेद ईश केन कठ पृष्ठ मुंडक बांड्यु कैत्रे 33 श्वेताक्षर, भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, पातंजलि योग दर्शन, सांख्य योग दर्शन, विवेक चूड़ामणि, शंकराचार्य आदि पर बहुत काम किया। और इनमें से 3 जो है वो विश्व में किसी ने नहीं किया, सांख्य योग दर्शन, पातंजलि योग दर्शन
और विवेक चूड़ामणि, ये तीनों मेरे अनूठे काम। आपने सुना डॉक्टर मृदुल कीर्ति के साथ बातचीत का पहला अंश, और उन्होंने बताया कि किन ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया है। जी हाँ, बहुत लंबी फहरिस्त है, 18 ग्रंथों का अनुवाद किया है, उसमें भगवत गीता भी सम्मिलित है। आइए सुनते हैं भगवत गीता की कुछ श्लोक जिसे गेय संस्कृति ने अपनी आवाज़ दी है। बहुत ही सुंदर आवाज़, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसमें ये उन्होंने दिया है। आइए सुनते हैं ये। अथ भगवद्गीता धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। अर्जुन उवाच निहत्य धर्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः श्रीभगवान् उवाच क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समं भूत्वा समत्वं योग उच्यते समत्वं योग उच्यते। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु।
ये था भगवत गीता का मंत्रोच्चारण और गेय संस्कृत की आवाज़ में। आइए सुनते हैं मृदुल कीर्ति के इंटरव्यू का दूसरा भाग और जानते हैं उनकी इस इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि आप तो काफी व्यस्त हैं और इस कार्य के लिए जो एक निष्ठा चाहिए, जो कठिन परिश्रम चाहिए, कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, ये तप कर्म है और साधना है। ये आप सोचिए, मैं गृहस्थ में हूँ और जहाँ शादी मेरी हुई थी वो सामंती परिवार था। सामंती परिवार ऊपर से नीचे तक, सर से पांव तक अहंकार का प्रतीक होता है। तो उनकी अहम तुष्टि के लिए जो कोई सही काम नहीं था, वो सरल काम नहीं था। उसमें बहुत कुछ आपका अंदर कुचल जाता है और उस पर भी अपने ज्ञान को बनाए रखना, अपनी यात्रा, वो एक दूसरा विषय है। उसे ना, चलिए दूसरे विषय पर आती हूँ। तो ये बहुत कठिन था और गृहस्थ के सभी कर्तव्यों का सम्मान करते हुए क्या होता था, जब मुझे लगा मुझे समय नहीं मिल पाता तो मैंने किचन में ही रखना शुरू कर दिया वेदों को, वो उपनिषदों को, और एक मंत्र को पढ़ती जाती थी और उसे आत्मसात किया, उसके पदार्थ को, उसके भावार्थ को, उसकी व्याख्या को आत्मसात करके। और ये जो ग्रंथ है ना, कभी ये अनेकों शब्दों में बद्ध हैं। दोहा, चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका, सवैया और भी कई छंदों में ये बद्ध हैं। तो वहां करती रहती थी। फिर रात को जब समय मिलता था उनको फेयर करना। और उन दिनों तो देखिए इतनी सुविधा फोन की भी नहीं थी आपकी, कहीं फोन जब भी देखो तो फोन डायल करना पड़ता था, बात हुई ना हुई, प्रकाशन में भी। ओहो, मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है हे प्रभु, मैं कैसे ये भव सागर पार कर सकी ज्ञान का, मुझे खुद आश्चर्य होता है, पर हुआ। और इसीलिए मैंने अपने जब पहला मेरा आलेख छपा था तो मैंने उसका टाइटल दिया रसोई घर से राष्ट्रपति भवन तक। तो पहली यात्रा ही मेरी राष्ट्रपति भवन की थी, बीच में कहीं नहीं थी। तो इन ग्रंथों का राष्ट्रपति ने सामवेद का किया, उपनिषदों का डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया, भगवत गीता का जन्माष्टमी के दिन श्री अटल जी ने किया, और पतंजलि योग दर्शन का श्री मोदी जी ने किया। अब सांख्य योग का भी मोदी जी से ही कराने का बहुत ऐसी है यात्रा। मेरी वेबसाइट पर जाकर देखिएगा, mridulkirti.com। जी, तो जैसे आपने कहा कि इन ग्रंथों का कोई अनुवाद सरल कार्य नहीं है, और आप की बातचीत में ये स्पष्ट हो रहा है कि इन ग्रंथों में जीवन दर्शन है, अध्यात्म है, ये अपने आप में अत्यंत जटिल विषय हैं। और ये ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जो अपने आप में एक क्लिष्ट भाषा है। तो इस क्लिष्ट भाषा में इन जटिल विषयों पर सरल भाषा में ही नहीं वरन आपने काव्यात्मक भाषा में अनुवाद किया। ये इस अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहूंगा कि कितनी कठिन रही। देखिए, ये पराविज्ञान है। दिस इज अ सुप्रीम डॉक्ट्राइन ऑफ थियोसॉफिकल नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान के सुप्रीम डॉक्ट्राइन है हमारे वेद उपनिषद, जितने भी हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ हैं। और इनके काव्यानुवाद की क्लिष्टता के प्रति आपका प्रश्न जो है वो मुझे बहुत गहराई तक ले जाता है। आप देखिए, आपका ये स्थूल शरीर, उसके बाद सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। लेकिन जब मेरे अनुवाद की मैंने वो करी, तो वो जो मैंने शुरू में आपसे कहा ना, विचार से मुझे जन्म मिला, मुझे ऋषियों की उस वैचारिक शरीर में प्रवेश करना पड़ता था, उनके चिंतन में प्रवेश करना पड़ता था कि उनके वह चिंतन क्या था। अगर आप मुझसे कोई बात कहते हैं और मुझे किसी तीसरे से कह रहा है, तो मैं आपके उसी भावनाओं में प्रवेश करूंगी कि आपने बहुत हर्षित होकर कहा, तो मेरी वाणी में भी उल्लास होगा कि इसी तरह ऋषियों ने जो कहा, जितनी ज्ञान गम्यता और गांभीर्य और गूढ़ गर्भिता और मर्म गर्भिता उनके शब्दों में रहती, वही। और फिर सबसे ज्यादा कठिन तो आप सोचिए, साहित्य की विधा में आप जाइए, और ऋग्वेद में एक मंत्र भी आता है जिसमें ईश्वर कहता है कि जब मुझे स्वयं को व्यक्त करना होता है तो मैं काव्य से व्यक्त होता हूँ। ये ऋषि ऋग्वेद की एक वो है, मुझे अच्छे से याद नहीं है इसलिए आधा अधूरा नहीं सुनाऊंगी, लेकिन उसका सुनाया। तो ये इतना गहरा और गहन
वो है। फिर उसके बाद उनकी कथ्य विषय को दूसरी भाषा में लाना, संस्कृत से हिंदी में लाना, सटीक शब्द होने चाहिए। और हमने जो छंद चुना है वो एक फ्रेम होता है, उस फ्रेम में वो फिट होना चाहिए। और कहाँ अंत में गुरु होता है, कहाँ लघु होता है, इसका भी ध्यान रखते हुए आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी कितनी कठिन विधा और कितनी क्लिष्ट साधना है ये मेरी। तो आपके इन ग्रंथों के अनुवाद करने का उद्देश्य क्या था? और आप जानते ही हैं कि आम आदमी की रुचि इन ग्रंथों में अधिक रही नहीं है, और क्या आप इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही? इसीलिए तो कि जो आपका प्रश्न है कि रुचिता जो है खत्म होती जा रही, तो उसको प्रिय प्रिय रूप में लाना है, तभी प्रियता होगी। रुचि लाने के लिए तो रुचि किसमें होती, जब वो सरल और सरस होता है। जब कथ्य विषय सरल होगा और सरस होगा तभी तो रुचिता होगी, रुचिता होगी तो प्रियता होगी। तो इसीलिए तो कि जिससे उसकी क्लिष्टता चली जाए और कथ्य विषय वैसा ही रहे, मौलिकता में रहे और समझ जाए व्यक्ति। तो जैसे मान लीजिए कोई एक उदाहरण मुझे यहाँ देना पड़ेगा। एक वो उदाहरण देती हूँ कि सबको यदा यदा ही धर्म से आता है जी। तो मैं इसके उसी का उदाहरण दे रही हूँ। तो यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवत भारत यद् अभ्युत्थानम यदा तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब ये श्लोक तो जानते हैं, लेकिन इसका अर्थ के लिए बस ऐसे रट के यंत्रवत और मंत्रवत चले जाते हैं। तो इसका सरस अनुवाद देखिए। जब धर्म धरा पे न स्थापति हैं, अब आप इसमें काव्य का सौंदर्य देखिए। यहाँ धा 8 बार आया है, और धा हमारी वर्णमाला के विज्ञान से धा कठोर माना जाता है। एक कोमल होता है, एक कठोर होता है। ता कोमल है तो था कठोर है, दा कोमल है तो धा कठोर है। अब धा यहाँ 8 बार आया, फिर देखिए तब भी उसका सौंदर्य देखिए। जब धर्म धरा पे नसावती हैं, अधर्मो पांव पसावती हैं, तब धरनी धर तन धारे धरा पे धर्म को आन बचावती हैं। अति सुंदर। आप जिस तरह से पढ़ती हैं, और आपने तो एक ही उदाहरण दिया, अगर संभव हो तो मैं चाहूंगा कि 2-4 और उदाहरण दें हमारे श्रोताओं को, क्योंकि मेरे विचार से न केवल आप अनुवाद सरल भाषा में करती हैं, गाती भी उतना ही अच्छा है। जी देखिए, अभी योग का बिल्कुल बयार चल रही है। एक देखिए योग का प्रवाह, जैसे योग एक करवट ले रहा है। योग सबके मन में, मतलब आज योग शब्द से अपरिचित कोई नहीं है, वो बात दूसरी है। कुछ करो या मत करो, अधिकांश लोगों का रुझान है कि ये कितना पतंजलि योग दर्शन बहुत गहरी। और दूसरी बात है, कभी आप दोबारा इंटरव्यू लेंगे तब मैं आपको सांख्य योग दर्शन और पतंजलि योग दर्शन की गहराई में ले जाऊंगी। तो ये जो 3 ही सूत्र हैं, जो पतंजलि योग दर्शन के 3 ही सूत्र हैं, जैसे अथ योगानुशासनम, दूसरा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और तीसरा अथ स्वरूपे अथ स्वरूपे अथ तीसरा भूल रही है, तद स्वरूपे दृष्टानम। लो अब अपना स्वरूप देख लो कैसा। जब अनुशासित जीवन हो पहला, दूसरा चित्त वृत्ति का निरोध हो, ये 2 संयमित हो जाते हैं, तब तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। आप देखिए, सब कहते आ रहे योगश चित्त वृत्ति निरोधा। अब इसके 4 टुकड़े करने पड़ेंगे आपको। योग अलग, चित्त अलग, वृत्ति अलग और निरोध अलग। अब इन चारों का मेरा अनुवाद देखिए आप। यह है चौपाई छंद में, रामायण की तरह। जेहि पल थमहि चित्त चंचलता, चित्त वृत्ति अन सकल चपलता, मन संयम अरुचित्त निरोधा, तिनहि योग रित सत्य प्रबोधा। तो अब आप देखिए, चित्त वृत्ति निरोध, तीनों को मैंने भी लाइन से अनुवादित किया है। ये सौंदर्य होता है कि आपका जो मूल स्वरूप नहीं खोना चाहिए। योग चित्त वृत्ति, तो
जही पल थमई चित्त चंचलता, चित्त वृत्तियन सकल चपलता, मन संयम अरु चित्त निरोधा, तिनहि योग रित सत्य प्रबोधा। उनको योग सिद्ध होता है। तो यहाँ पर रित के बाद मैंने कौमा लगाया है। ये भी बहुत गहरा दर्शन है कि रित के बाद कौमा का क्यों लगाया, क्योंकि रित माने भी सत्य होता है, सत्य माने भी सत्य होता है। तो तिनहि योग रित सत्य प्रबोधा। अब ये बहुत गहरी बात है। मुझे लगता है बहुत विस्तार से मुझे जाना चाहिए या नहीं, लेकिन एक की दूसरा निकल कर आता है कि रित जो होता है वो भूमा का सत्य होता है। तो या वह भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। भूमा का सुख अर्थात जहां से मूल सत्य निकला है, मूल जहां से, जैसे गंगोत्री निकली है तो वहां का जल आप सबसे पवित्र मानते हैं ना जी, और अयोध्या हरिद्वार में आकर उतना पवित्र नहीं मानते ना। तो रित जो है वो गंगोत्री है, वहां कोई भी टच नहीं हुआ, धरती पे आते आते उसमें अंश आ जाता है असत्य का। तो तिन्हें योग रित सत्य प्रबोधा। तो यहाँ पर सत्य है, रित नहीं है, सत्य है। लेकिन रित उसको होगा जो योगश चित्त वृत्ति निरोधा, जो मैंने जो बताया ना कि यही पल थमे चित्त की चंचलता थम जाए, वृत्तियों का बिखराव समझ जाए, उन्हें ही योग मिलता है। कौन सा योग? रित वाला। तो इस तरह ये एक एक चौपाई पर एक एक लेख लिखा जा सकता है अनुवाद पर। इतना गहरा अनुवाद है। आपने सुना मृदुल कीर्ति जी के साथ ये बातचीत का दूसरा अंश। आइए सुनते हैं गेय संस्कृत का पतंजलि, जिसका की अनुवाद डॉक्टर मृदुल कीर्ति ने किया, उसके कुछ मंत्र वहां से। मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। प्रणमामि पतञ्जलिं। प्रणमामि पतञ्जलिम्। अथ योगानुशासनम्। योगः चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयः अष्टौ अङ्गानि। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाः। जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौमाः
महाव्रतम् शौच सन्तोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। ये आपने बातचीत का दूसरा अंश और पतंजलि के आपने सुनी ये मंत्रोच्चारण गेय संस्कृति का। आइए सुनते हैं उनके साथ बातचीत का तीसरा और आखिरी अंश। आपने तो बहुत ही अत्यंत सुंदर उदाहरण दिए और पूरी लय और गीत के साथ दिए, और ये आपकी दर्शाता है कि आप किस तरह से न केवल विषय को समझती हैं, विभिन्न भाषाओं की और जो और दूसरा ये भी चौपाई होता है दोहे कि ब्रज बाकी भाषा लोग चाहे बॉलीवुड खड़ी बोली डांस और इत्यादि और सब पर बाकी पकड़ चीज तो आपकी जो होते है हैं, वो इस अत्यंत तरह की चीजें मजबूत बहुत है। कम देखने को मिलती ये है। भी पूछना चाहूंगा कि ये ग्रंथ, मेरे ख्याल से मेरा ज्ञान जो है इस बारे में बहुत सीमित है, तो क्षमा कीजिएगा। ये ग्रंथ मूल रूप से मौखिक रूप से थे, ये कब लिखित भाषा में परिवर्तित हुए, वेद इत्यादि? और क्या ये मूलतः संस्कृत में लिखे गए थे या फिर ऋग्वैदिक भाषा में लिखे गए थे जो कि संस्कृत भाषा से भिन्न थी? देखिए, ये इतना गहरा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद मानव जन्म में कोई इतने समय के पार नहीं जा सकता। जो जा सकता, और हम तो इतना केवल जानते हैं कि वेद वद धातु है, वद बोले गए, पहले ये वद बोले, क्योंकि हम श्रुति परंपरा के वाहक हैं, हम सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करते आए हैं। तो जो श्रुति परंपरा थी उसको, इसीलिए वेदों को श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि सुनकर इनका ज्ञान हुआ था। तो ये वद थे, बोले जाते थे, लेकिन जब बोल दिए गए तो वेद हो गए। वेद माने ज्ञान हो गया। वद जो बोला गया था वो वेद माने वेद ज्ञान हो गया। तब वो समय के साथ जैसे भी आए होंगे, कैसे पत्र थे, भोजपत्र पे लिखे गए, कहाँ लिखे गए, ये तो बहुत गहरी बात है, ये तो सर मैं भी नहीं जानती। लेकिन हम पर तो जो आया हम उस पर ही हम अधिक जान सकते हैं। लेकिन इसका इतिहास लाखों लाखों वर्ष पुराना है, जब से मानवता सृजित हुई है। और उनमें परमर्षि कपिल जब सृष्टि बनी है तो सांख्य योग जब उन्होंने किया था, 24 तत्वों और एक पुरुष का विवेचन किया था, तो वो सबसे, इसीलिए उनको परमर्षि बोला जाता है। बस यहाँ तक जो हमें, क्योंकि मैं भी इतनी पुरातन बात का उत्तर सही नहीं दे सकती, जो भी बोलूंगी पढ़ा हुआ बोलूंगी। और यहाँ इसी इसमें एक मुझे अनुवाद जो श्रोताओं को अच्छा लगेगा, एक उपनिषद का भी सुना देती हूँ कि हमारे जो उपनिषदों की परंपरा में बहुत उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ है उप माने पास, निषद माने बैठना। पास, जब गुरु के पास बैठकर ऋषि में जो जिज्ञासा होती थी वो ऋषियों से पूछी जाती थी, उस उत्तर के इतने सार्वत्रिक प्रश्न उत्तर होते थे कि वो अपने आप में उपनिषद बन गए। मेन उसमें मुख्य जो है वो 11 हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांड्यूक, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, शताक्षर, छांदोग्य और बृहदारण्यक। तो छांदोग्य, बृहदारण्यक का कलेवर बहुत विस्तृत है, इसलिए मैंने उनका नहीं किया, 9 का किया। उन 9 में से भी जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छा माना जाता है, उपनिषद तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन इसमें ईशावास्य उपनिषद है। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं, और बहुत कम लोगों को पता है कि गीता के जो 18 अध्याय हैं वो थोड़ा बहुत इसी से मिलते हुए हैं, 18 श्लोकों से। तो उसका जो पहला श्लोक है वो ही मैंने अपने जीवन में थामा हुआ भी है, मैं उसी को एक ही नाव बना रखी है मैंने, वो सुनिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा कस्य स्विद्धनम्। ईशावास्यमिदं से ईश्वर का वास सब जगह है। कहाँ तक? किंचित से लेके ब्रह्मांड तक। अब जो उसने सृष्टि रची है तो उसको कहते हैं तेन, उसको भोगो। कैसे भोगो? त्यक्तेन भुंजीता, त्याग करते हुए भोग करो। क्योंकि मां गृधा कस्य स्विद्धनम्, क्योंकि ये धन किसका है? किसी का नहीं है, अर्थात कोई लालच नहीं। पहले में ही गृधा माने गिद्ध बोल दिया, तो गृद्ध के लालच का परिचय का। तो एक यही मंत्र जो है त्यक्तेन भुंजीता जो है वो आपको इदन मम की
सार्थकता तक ले जाता है। तब आपको जगत में जो कुछ भी दिखता ना, उसमें एक और भाव आता है कि केवल उपयोग करना है, केवल उसको कर, जो वो भी उसमें भी भावना त्याग पूर्वक होनी चाहिए। और ये मान ले ये तेरा है नहीं, तू मान अगर बैठता है, तू अपना मानने लगता है, तो ये छीन लिया जाएगा। छीनेगा या छूटेगा, दो तरीके होते हैं। अपने आप छोड़ दो तो उसमें आसक्ति नहीं जाती। आसक्ति छोड़ता आदमी तभी है जब निरासक्त होता है, जब अंतस से निरासक्त होता है तभी छोड़ता है। और छीनने में आसक्ति चली जाती है संग में, तो वो छूट वस्तु के संग तुम भी चले जाते हो। तो ये बात छोटी है, लेकिन शायद ये सूत्र है जीवन और मरण का। तो इसका अनुवाद सुनिए। ये हरिगीति का छंद है। इसमें 16 और 14 का वर्गीकरण होता है। 8 चरण होते हैं, अंत में गुरु होता है। ईश्वर बसा अणुकण में है, जिससे आप बोलो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन जो गाते हैं वही है, ये उसी के आधार। ईश्वर बसा अणुकण में है, ब्रह्मांड में व नगण्य में, सृष्टि सकल जड़ चेतना जग सब समाया अगम्य में। भोगो जगत निष्काम वृत्ति से त्यक्त तेन प्रवृत्ति हो, यह धन किसी का भी नहीं अखिलेश न आसक्ति हो। इस तरह ऐसे ऐसे 9 उपनिषदों का अनुवाद किया, बहुत पसंद किया गया। और एक और भी मैंने श्रोताओं को अच्छी बात बता दूं कि ये सारा 9 उपनिषदों के अनुवाद मैंने समाज को स्वयं टाइप करके कविता कोश पर दे रखा है। जिसको चाहो, लाखों लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग भी पढ़िए, कोई किताब का काम नहीं, पढ़िए। लिख लीजिए कविता कोश /मृदुल MRIDUL मृदुल डालिए, तो आप दुनिया में कोई भी कहीं भी बैठ के पढ़ सकता है। और इसको पढ़ने में आपको 6 महीने लगेंगे, इतना काम है ये। अच्छा। और वैदिक संध्या जी, आपको वैदिक संध्या जो है आपकी, जो आप यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, स्वस्ति वाचन, शांति प्रकरण, सब काव्य में कर दिया है। और सब पढ़िए। आप हवन अगर उसमें नहीं कर सकते तो काव्य में कर लीजिए। आपने जीवन दर्शन की बड़ी अच्छी व्याख्या दी, अब बड़े सरल शब्दों में और सरस शब्दों में। और आपने जो कविता कोश के बारे में बताया, कविता कोश तो मैं देखता रहता हूँ हमेशा, लेकिन अब अवश्य आपकी जो है रचना वहां पर अनुवाद जो है देखने जरूर अवश्य जाऊंगा। मृदुल जी, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपनी ज्ञान हमारे साथ बांटा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भविष्य के कार्य के लिए भी शुभकामनाएं हमारी ओर से। किशोर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने हमें मंच दिया उसके लिए साधुवाद देती हूँ और सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। धन्यवाद। तो ये बातचीत थी डॉक्टर मृदुल कीर्ति के साथ। आशा है आपको पसंद आई होगी। आइए अब आपको लेके चलते हैं बंगाल। और बंगाल की जब बात करते हैं तो सचिन दा की याद आती है। शुरुआत करते हैं उनके एक गीत के साथ और फिर बातचीत करते हैं हमारे साथ बंगाली कल्चरल एसोसिएशन के अमृत्य दे और साथ ही साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के सैंडी मित्रा हमारे साथ हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे जो कार्यक्रम मरगम वो लेकर आ रहे हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ बंगाली संस्कृति और सभ्यता के बारे में। पहले सुनते हैं ये गीत सचिन दा का। साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी सब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी सब की बार, ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम
इंतजार, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार, ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की, मत खेल मत खेल मत खेल जल जाएगी, कहती है आग मेरे मन की, मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की, मेरा खींचती है मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार, मेरे साजन है उस पार, ओरे माझी ओरे माझी, ओ मेरे माझी। तो ये आपने सुना सचिन दा का गीत, और ये सचिन दा का गीत जब भी आप सुनते हैं तो आप पहुंच जाते हैं बंगाल की धरती पर। और बंगाल ने भारत को इतना कुछ दिया है, चाहे साहित्य हो, संगीत हो, संस्कृति हो, उसका योगदान अभूतपूर्व है। आज हमारा सौभाग्य है, हम इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में दो बंगाली मौजूद हैं, और उनकी जो है इंटेलेक्चुअलिज्म जो है यहाँ पर चारों ओर से दिखाई दे रहा है, और पूरा हमारा स्टूडियो प्रकाशमान हो उठा है। हमारे साथ हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैंडी मित्रा, और साथ ही साथ हैं बंगाली कल्चरल एसोसिएशन से अमृत्य दे। आप दोनों का हमारे रेडियो प्रोग्राम में स्वागत है। धन्यवाद किशोर जी। आप लोग जो हैं काफ़ी काम कर रहे हैं बंगाली संस्कृति को यहाँ पर। आप तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन में बंगाली नहीं, पूरी भारतीय संस्कृति को बना के रख रहे हैं। अमृत्य दे, आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि बंगाली कल्चरल एसोसिएशन कब से शुरुआत हुई, और क्या इसकी रोल है यहाँ पर? तो बंगाली कल्चरल एसोसिएशन 2001 में शुरू हुआ, और अभी 20 साल हो गए, 21 साल हो गए कैनबरा में। इनके फाउंडिंग मेंबर्स अभी भी हमारे साथ हैं कैनबरा में। और जो मेन एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ करते हैं, दैट इज़ द कल्चरल इवेंट्स। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ है कि बंगाली कल्चर को हम प्रमोट करें, शेयर करें सबके साथ, और इससे हमारी सोसाइटी और कल्चरली डाइवर्स हो और एनरिच हो। तो ये हम सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं शेयर करते, और कल्चरल ग्रुप्स के साथ शेयर करते हैं, और वाइडर ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी के साथ भी शेयर करते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जानना चाहूँगा कि कितने बंगाली हैं यहाँ पर? तकरीबन 400 बंगालीज होंगे कैनबरा में जी। और इनमें से काफ़ी लोग बंगाली कल्चरल एसोसिएशन में हैं। काफ़ी लोगों के स्पाउस बंगाल से कनेक्शन रखते हैं। अच्छा। काफ़ी लोगों का बॉन्ग कनेक्शन है कि वो बंगाल में रहे हैं। काफ़ी लोग बंगालीज हैं। तो ये सभी बंगाली कल्चरल एसोसिएशन के पार्ट हैं। और हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि हम अपने सारे इवेंट्स सबके लिए ओपन करते हैं। यहाँ सारे इंडिया के सारे प्रांत से लोग हमारे स्पेशली दुर्गा पूजा, ये सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बंगाली संस्कृति सभी के लिए देखने को मिलती है। जानना ये भी चाहूँगा कि किस तरह के इवेंट्स आप ऑर्गेनाइज करते हैं? हम लोग साल में कम से कम 4 इवेंट्स तो ज़रूर करते हैं। हमारा फ्लैगशिप इवेंट है दुर्गा पूजा। इसमें बंगालीज आते हैं, नॉन बंगालीज आते हैं, सभी के लिए ओपन है। तो ये 2 दिन का इवेंट होता है अराउंड इन अक्टूबर। इसके अलावा हम सरस्वती पूजा करते हैं। पॉयला बैशाख विच इज़ बंगाली न्यू ईयर, हम वो भी मनाते हैं। फिर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थ एनिवर्सरी भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा एक स्पेशल इवेंट है जो इस बार हम आपके रेडियो शो में बात करना चाहते हैं, अबाउट मरगम। तो ये हम लोग 6 मई को आयोजित कर रहे हैं।
जरूर। तो ये मरगम इवेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा कि तो बहुत ही अच्छा, मैंने जो देखे इसके फ्लायर्स, ये अपने आप में लगता है कि जो बाकी कार्यक्रम तो यहाँ पर होते रहते हैं, बॉलीवुड डांसर्स सिंगर्स आते रहते हैं, लेकिन ये जो है प्रोग्राम हमें दिखा रहा है भारतीय संस्कृति, क्लासिकल डांसेस। जरा उस कार्यक्रम के बारे में बताइए क्या हो रहा है। ज़रूर। ये पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं कि ना सिर्फ बंगाल बट बंगाल इज प्रोमोटिंग इंडियन कल्चर। तो हम लोग 4 प्रांत, इंडिया के 4 फॉर्म ऑफ क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी और कथक, ताकि हम लोग 4 वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में ये सारे जो लोग अपने विच दे आर क्लोजर टू दैट डांस फॉर्म, ये सारे डांस फॉर्म्स को हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे ला सकें। और मरगम शब्द का अर्थ है प्रोसेस, स्टेप, रिजिड स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। तो हम लोग ये चाहते थे कि ना सिर्फ एडल्ट्स, बच्चे सभी इसका लाभ उठाएं, हम सबके साथ ये शेयर करें, बट इसको हमने एक आधुनिक बैकग्राउंड भी दिया है। तो हम लोग क्लासिकल डांस फॉर्म्स करेंगे at the same time with all the props and all the activities around it, but at the same time हम लोग इसमें इंग्लिश स्क्रिप्ट का यूज़ करें, जिससे कि वाइडर ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी और हमारे जो बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो दे आर वेरी कन्वर्सेंट विद इंग्लिश, वो पूरी तरह पूरे प्रोग्राम को समझ सकें। इसलिए हमने पूरा प्रोग्राम का स्क्रिप्ट इंग्लिश में किया है, जबकि डांस फॉर्म्स हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स लाइक भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी और कथक जैसे मैंने बताया। तो आपने ये बहुत अच्छा वो आपने इनिशिएटिव शुरू किया। ये बच्चों के लिए ही नहीं है, हमारे लिए भी। आप जानते हैं कि भारत एक काफ़ी डाइवर्स कंट्री है। हम भरतनाट्यम देख रहे हैं या अगर कथकली देख रहे हैं, नहीं जानते कि हो क्या रहा है उसमें। अगर वो इंग्लिश स्क्रिप्ट इत्यादि होती है तो समझने में काफ़ी आसानी होगी। और इनके कलाकार कौन हैं, ये जो डांस परफॉर्मर्स? ये कलाकार, ये उदोक परफॉर्मेंस आर्ट्स काफ़ी रिनाउंड ग्रुप हैं कैलकाटा में एंड वाइडर इंडिया में। ये 4 आर्टिस्ट आ रहे हैं, 4 से ज़्यादा आर्टिस्ट आ रहे हैं यहाँ पर। एंड ये एक स्पेशल इनिशिएटिव हम लोग इस बार ले रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस कैनबरा में हो। यूजुअली इट्स अ ट्राई सिटी टूर, 3 सिटीज़ में किया जा रहा है, सिडनी, मेलबर्न एंड कैनबरा। मोस्टली हम कैनबरन्स को सिडनी जाना पड़ता है, मेलबर्न जाना पड़ता है, वी हैव टू स्टे ओवरनाइट एट अ होटल। हम वो सब को हमने इस बार बोला नहीं, हम कैनबरा में इसे करेंगे इस प्रोग्राम को। और इसके सारे आर्टिस्ट कैलकाटा से आ रहे हैं, वो इन दोनों सिटी को भी विजिट करें और कैनबरा में भी विजिट कर रहे हैं। जी हाँ, अक्सर कैनबरा को भुला दिया जाता है। जब भी कोई इवेंट्स होते हैं तो सिडनी चले गए, मेलबर्न चले गए, ब्रिस्बेन चले गए, और सिडनी मेलबर्न के बीच में कैनबरा भी है और कैनबरा में भी काफ़ी पॉपुलेशन है। तो आपने तो ये बहुत अच्छी बात की है। किस तरह से शुरुआत हो रही है इस कार्यक्रम की, किस तरह इसका इनिशिएटिव लिया गया? सन्निधा, आप थोड़ा बात करना चाहेंगे इस पे, इनिशिएटिव्स पे? इनिशिएटिव्स अच्छा, ग्रेट प्रेजेंटेशन सामर्थ्य। आई मीन एग्जैक्टली इसकी इनिशिएटिव ऐसे शुरू हुआ कि आई थिंक प्रोबेबली अगर आप देखते एट द मोमेंट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का जो रिलेशनशिप्स है, इट इज एट द नीडलेस सी चेंजेस मोमेंट where there is a lot of things going on, under the pipeline with the recent visit of prime ministers on both the 2 countries. Over there, हम लोगों ने IAC has got is very passionate at हमारी जो संगठन है। तो एक दिन हम लोग बैठ के ऐसे बात कर रहे थे कि हम लोग किस तरह से ये जो रिलेशनशिप गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हो रही है, what else can we do on these aspects? And if you look into into the report, I think the culture is probably one of the very integral part. So now अगर आप देखते हैं तो इंडिया हमारी जो मातृभूमि है, we have a lot to offer to the whole entire world. कि like say for example कि हम लोग अगर कल्टिविज्म जिसको बोलता है of unity, if you have to look, that is mostly in Indian cultures. So we thought कि okay, fine, fair enough, let's do some sort of cultural initiative between both these 2 countries. अगर आप देखते हैं, apart from the business relationships between the 2 countries, I think arts, artisans and culture is one of the integral part between both these 2 nations. So we started somewhere. BCA had this plan before that they would like to bring an international team from overseas. IAC felt that okay, और क्या हो सकता हमारी भारत मातृभूमि और कर्मभूमि को एकत्रित करने का एक प्रयोग, जिसके लिए IAC बना हुआ है। तो बस हम लोग आ गए, ये हमारी प्रोसेसिंग का स्टार्टिंग था। Then we all did our research.
there are a lot of people involved in there. Morgom was probably making a trip, जैसे अमृता ने बोला. Then I think BCA reached out to them. They said that, okay, why not? Canberra is a capital city. I mean, what's best for any international performers to come and promote themselves, especially when you talk about the cultural fusions, than the capital city. So that one was the starting part. And finally, the process, as he said, Margam is a process. And now we're just following the process. And finally, we are going to deliver the entire structure next weekend. तो जरा ये बताइए उसकी डिटेल्स के बारे में, नेक्स्ट वीकेंड में कब और कहाँ कैसे हो रहा है? जरूर. सो ये वेस्टर्न नेबरहुड हॉल में ये आयोजित किया जा रहा है ऑन 6th of May. और इसके टिकट्स इवेंट ब्राइट पे अवेलेबल हैं. हमने काफ़ी प्रमोशन भी किया है थ्रू फेसबुक. प्लीज़ विजिट आवर फेसबुक पेज और बंगाली कल्चरल एसोसिएशन. आपको वहाँ पर मिल जाएंगे इसके लिंक्स और आप ये टिकट्स ले सकते हैं. वहाँ हमने कुछ खाने पीने का भी आयोजन किया है, तो आप बढ़िया इंडियन फूड खा सकते हैं वहाँ पर. अच्छा. और आप शो का भी मजा ले सकते हैं. सो हमने काफ़ी एक रिजिड क्लासिकल डांस फॉर्म जो हमारी चेष्टा थी कि इसे सामने लाना, बट ऑन अ वेरी मॉडर्न बैकड्रॉप, English script, and even some Bollywood songs that you love, but that is in the background, and the foreground is classical Indian dance forms. So it is a fusion. It's a fusion of all different Indian dance forms, bring it to Australia to the people over here. और टिकट की कॉस्ट क्या है? टिकट की कॉस्ट इवेंट ब्राइट पे $20, अराउंड $20 है. बट वी मस्ट एम्फसाइज ये पूरी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हम पूरी तरह इस कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं विद इन द एसोसिएशन. सो वी डोंट मेक एनी प्रॉफिट्स. इट इज ओनली फॉर द कम्युनिटी सो दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट. तो एक तो बात यह है कि ऐसा इस तरह का जो हाई स्टैंडर्ड का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है कैनबरा में, जैसा कि आपने कहा कि अक्सर कैनबरा को भुला दिया जाता है. दूसरा, जिस तरह के कलाकारों को देखने का अवसर मिल रहा है हमें, जैसा कि आपने बताया मरगम ग्रुप भारत में तो काफ़ी लोकप्रिय है. लगता है कि स्टेडियम भरे रहते हैं, ऐसा है क्या? हाँ, मरगन ग्रुप ने काफ़ी स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे बहुत प्रोग्राम्स किए हैं. इनके आर्टिस्ट बहुत ही ट्रेंड हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अराउंड 20 साल से ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं. सो ये बहुत ही पॉपुलर ग्रुप है और इस बार हमें अवसर मिला है कि हम उस ग्रुप को कैनबरा तक ला पाए. स्पेशली मेरा भी रिसेंट विजिट हुआ है कैलकाटा में. जी. आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू सिट डाउन विद द मिनिस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट अफेयर्स एंड ऑल दो स्टफ. और वहाँ पे ये जो कल्चरल फ्यूजन्स का हमने मरगम के बारे में भी वी हैड ए लुक इनटू इट. दे आर क्वाइट पॉपुलर. अच्छा. frankly speaking, वहाँ पे आपको you have to go to a in some really big stadiums and all indoor places where these people perform. So they are a very classy groups of performers who are making their trip here. So definitely they are a quality celebrity people who are coming here. चलिए, आपके साथ तो ये बातचीत का और भी जारी रखते हैं. लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, और आप बंगाली लोग हैं तो फिर एक बंगाली ब्रेक लेना पड़ेगा. और बंगाली गीत की जब बात आती है तो एकला चलो रे से कौन सा अधिक मशहूर गीत है? सुनते हैं श्रेयल घोषाल की आवाज़ में एकला चलो रे ये गीत, और फिर बातचीत जारी रखते हैं हमारे सैंडी जी और अमृत जी के साथ. और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम, और इस मरगम की टिकटें जरूर बुक कराइए. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে। যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও ভাগা, সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায়, তবে পথের কাঁটা, তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। ये मधुर गीत था श्रेयल घोषाल की आवाज़ में, और गा रही थी श्रेयल घोषाल, और हम बातचीत कर रहे हैं अमृत दे और सैंडी मित्रा के साथ। कैसा लगता है आपको एकला चलो रे? इसका जो ट्रू मीनिंग है कि हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। काफ़ी सारे इनिशिएटिव हम लोग कल्चरल इनिशिएटिव्स लेते हैं, बिजनेस इनिशिएटिव्स लेते हैं, तो जब कोई आवाज़ ना हो आप चले और सब आपके साथ हो जाएंगे। और यही हमारा भी मोटो है कि आप शुरू करें पहली बार कैनबरा में एक इवेंट, सब आपका साथ देंगे। बहुत ही खूबसूरत संदेश, और आपने जिस तरह से जोड़ा है वो अपने आप में ये तो मेरा रोज रात का डोज है, मेंटल डोज सुनना पड़ता है एकला मुझे। चलो रे, एकला सही चलो बात। रे। आगे बढ़ते रहना चाहिए, और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जरा ये बताइए ये मरगम डांसेस के बारे में, इसमें कौन कौन से डांसेस होंगे, क्या कलाकार होंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए अमृत। ज़रूर। तो ये पूरा प्रोग्राम 2 पार्ट्स में किया जाएगा। एक पार्ट है इंद्रधनुष, जो पहला पार्ट 1 घंटे का होगा। उसमें हम 4 डिफरेंट क्लासिकल फॉर्म्स जो मैंने बताया, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथकली एंड कथक, ये चारों को इंद्रधनुष और फ्यूजन फॉर्म में प्रेजेंट किया जाएगा। और दूसरा पार्ट जो हम बॉलीवुड बैकड्रॉप सॉन्ग्स में करें, जो ट्रेडिशनल या हमारे मनपसंद जो सॉन्ग्स हैं उनके बैकग्राउंड में, जैसे मधुबन में राधिका, ऐसे डांस, ऐसे सॉन्ग्स पे अगला 1 घंटा ये प्रोग्राम किया जाएगा ऑन अ बॉलीवुड बैकग्राउंड जी। और इनके जो मेन आर्टिस्ट हैं, काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। एक है मिस्टर अशीम बंधु भट्टाचार्य जी, जो आपको कथक डांस के वो गुरु हैं और वो प्रेजेंट करेंगे। फिर अर्नब जी जो ओडिसी करेंगे। तो हमारा ये हमें रिक्वेस्ट करना चाहते हैं ओडिया कम्युनिटी, ओडिशा कम्युनिटी से कि ऐसा प्रोग्राम बार बार नहीं होता, प्लीज़ ज़रूर आएँ और ओडिसी डांस का भी मज़ा लें। इसके अलावा मोमिता जी ये भरतनाट्यम करेंगी। अच्छा। और राजीव जी छऊ डांस करेंगे एंड भरतनाट्यम।
एंड रामियानी विल रिप्रेजेंट कथकली फ्रॉम केरला. सो ये सारी फॉर्म्स हम लोग करें. ये रिनाउंड आर्टिस्ट हैं और हम सबको ये इनिशिएटिव हम सपोर्ट कर सकते हैं. बहुत ही कम अवसर मिलते हैं जहां चारों डांस फॉर्म, चारों क्या मेजर डांस फॉर्म्स जो इंडिया की हैं, कथकली, भरतनाट्यम और कथक, एक ही स्टेज पर आपको एक ही समय पर देखने को मिले, और वो भी जो है ट्रेंड आर्टिस्ट के साथ. ये तो अपने आप में एक अनूठा अवसर है. जी. सो ये इसलिए हम इसे कहते हैं कि इंद्रधनुष, फ्यूजन ऑफ ऑल कलर्स इन वन ब्लेंड. तो हम यही चाहते थे कि इंडिया के भी हम सब विभिन्न कलर्स हैं, बट हम सब मिलके एक रेनबो बन रहे हैं. तो हमारा डांस फॉर्म भी इंद्रधनुष होना चाहिए. और थोड़ा सा जैसा कि आपने कहा, उसमें आपने बॉलीवुड का भी वो लगाया है, क्योंकि कई बार होता है कि डांस काफी ट्रेडिशनल सीरियस हो जाता है, और अगर आप डांस को पूरी तरह से समझते नहीं हैं तो शायद फिर आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पर आप जुड़े रहेंगे, हमेशा आप उसके बंधे रहेंगे, ऐसा लगता है. जी, तो इसीलिए हमने दो तड़का लगा रहा. जरूर. ये साड़ी बढ़िया होता है. थोड़ा तड़का लगा, बॉलीवुड होना चाहिए, और ये रिप्रेजेंटेशन है पूरे इंडिया का. और बॉलीवुड भी कई तरह का होता है. बॉलीवुड उछल कूद वाला बॉलीवुड नहीं कह रहे हैं हम, यहाँ पर कह रहे हैं कि अच्छा बॉलीवुड जो है गीत, जो संगीत जो गीत हमारे दिल में बसे हुए, वो सारे 1980s के सॉन्ग, 70s या 90s के सॉन्ग, आई वुड से मोर 80s के सॉन्ग, 70s के सॉन्ग, उन सॉन्ग बैकग्राउंड में ये क्लासिकल डांस फॉर्म्स. हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बॉलीवुड के कई गीत जो हैं इन ट्रेडिशनल डांसेस पर बेस्ड होते हैं. जी. हालांकि बाकी भी वेस्टर्न डांसेस वगैरह पे उनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो होते हैं तो शायद उनके साथ जुड़ने के साथ उनका अलग ही आनंद आएगा. 100%. हाँ. तो मैं तो हम यही कहेंगे अपने श्रोताओं से कि जितनी जल्दी हो सके ये टिकट बुक कराइए, क्योंकि अगले ही सैटरडे को है, अगले सैटरडे को आप ये ऐसा मौका देखने को मिलेगा. खैर, ये तो प्रोग्राम की बात हुई, और आप लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो मैं बातचीत करना चाहूँगा कि बंगाली संस्कृति कल्चर के बारे में भी. मैं अभी जस्ट बात कर रहा था कि बंगाली संस्कृत, साहित्य, संगीत, इंटेलेक्चुअलिज्म देखें तो बंगाल भरा पड़ा है. नाम देखना शुरू करें, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद से लेकर ऋषिकेश मुखर्जी, किशोर कुमार, सचिन देव बर्मन और अमृत्य सेन और अमृत्य दे भी हमारे साथ हैं यहाँ पर. क्या है बंगाल के पानी में ऐसा? मछली है बहुत. I'm from the business aspect. I think that is again one of the very high interest of Australia and India, especially for Calcutta fisheries. But you talk culture. I think जो मैंने बंगाल को समझा है, जितना मेरा दृष्टिकोण है, मिठास है. हाँ. और वही मिठास हमें कल्चर में, डांस फॉर्म, लिटरेचर, इन सभी में वो मिठास दिखती है. हाँ. और वो मिठास हमारे मिष्टी में भी होती है. मिष्टी, दोई, रसगुल्ला. सो इट इज अ स्वीटनेस दैट बंगाल हैज, एंड वी मस्ट प्रिजर्व दिस स्वीटनेस. ये मिठास रहने से, बाकी चीजें काफी मैकेनिकल है, ये मिठास रहने से सोसाइटी जुड़ा रहता है. हम सेलिब्रेट कर पाते हैं. मोर जॉय एंड सेलिब्रेशन. तो मैं ये बोलूंगा वहाँ एक मिठास है. मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, डायबिटीज से खतरा भी है, तो जिसमें क्या हाँ, डायबिटीज का भी खतरा है. आपने बहुत सही बात की. मिठास तो है, आपने सही कहा कि मिठास तो है ही, लेकिन ये अपने आप में उसका योगदान जो है काफी बड़ा है. एक और बात जानना चाहूंगा, अब आपने मछली की बात कर रहे हैं. क्या बात है भाई, क्यों इतनी मछली पसंद की जाती है कलकत्ता में? सर, वो ऐसा होता है ना कि मछली भात जब आप खाते हो, best thing about, we call that as a part of the reframing. You asked me the success about all these people. Yeah. Bengalis take a really nice little nap. हाँ. तो मछली भात खाने के बाद बहुत अच्छा नींद आता है सर, वो नैपिंग टाइम. और उसको हम लोग बोलते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस अगेन, बिजनेस का रिफ्रेमिंग स्ट्रेटजी. अच्छा. तो मछली में वही होता है कि सर एक टेस्ट, और दूसरा है कि आपको स्ट्रेट वे मछली के साथ भात एंड राइस आपको स्ट्रेट वे सुला देता है. So that is the beauty of machli, fish and curry and rice. So that is the taste of Bengal. But apart from that, sir, मेरा तो सर, वहाँ पे इतनी varieties है about the fish. इतनी varieties है. Like I used to get 3-4 different varieties of fish on lunch and dinner as well. Hilsas, straight away from Ganges. दूसरा ये है कि सारा देश अपना भारत का क्रिकेट के पीछे दीवाना होता है, और
बंगाल ने सौरव गांगुली दिया क्रिकेट को, लेकिन बंगाल जो है सॉकर के पीछे दीवाना है, क्या वजह है इसकी? देखिए, बंगाल्स वी आर बंगालीज आर एक्सप्लोरर. हाँ. ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट सॉकर, आई मीन ऑब्वियसली मैं वहाँ पे जब विजिट में गया हुआ था, आई कैन सी दैट स्पोर्ट्स इज एवरीवेयर. तो we are, we cannot specific ki soccer or cricket. So if there is a chance, hum log definitely, we go our level best to do our best. So is that something which I'm correct to answer? मैं जब था तो वहाँ मोहन बागान और ईस्ट बंगाल की बात होती थी. अभी भी हैं वो दोनों क्लब और अभी भी सर, आई थिंक दुनिया भी क्रिकेट के ऊपर ज्यादा जा रहा है. आई मीन ऑब्वियसली मोहन बागान एंड ईस्ट बंगाल इज देयर. Sports is again another very interesting area among this bilateral trade between both these two nations. But soccer is equally crazy over there, but more tending towards IPL and cricket. Because for Dada, who is an international figure again. सौरव दादा ने बदल दिया है लगता है. अच्छा, अब आप कलकत्ता से हैं दोनों. कलकत्ता के बारे में भी जानना चाहूँगा, कलकत्ता और कोलकाता, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि एक ज़माने में कलकत्ता जो है, कोलकाता एक बड़ा सेंटर हुआ करता था, पावर हाउस हुआ करता था. आजकल कोलकाता के क्या हाल हैं? आप गए हैं वहाँ पर, कैसा महसूस करते हैं? चेंज हो गया है सर. लाइक आई मीन अबाउट द पावर हाउस एंड ऑल 3 weeks was a very little time for me to explore on. But जब मैंने थोड़ा डिटेल में मैं थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहता हूँ अबाउट दिस मैटर, तो वहाँ पे जाके आई कैन सी कि Calcutta is, if you look at the GDP rate of Calcutta, based on few years back, it's at a very highest rate of progressions. अगर आप देखते हैं about agro business, the industrial belt, the commercializations, streets and the cities and the malls. सर, मेरे को तो डिप्रेशन हो जाता है जब मैं कलकत्ता से कैनबरा वापस आता हूँ. सॉरी, किस वजह से? इतनी हैपनिंग स्टेट है शॉपिंग वाइज. सर, द मॉल्स एंड ऑल आप खो जाओगे. 13-14 फ्लोर ऑफ दिस बिग स्टोरेज. सो कैलकाटा इज एट द प्रोग्रेसिव स्टेज एट द मोमेंट. And obviously, I can see that there is a lot of opportunities between these two nations, especially when you talk about Australia, export-wise, coals, mines, educations, innovations, integrations, culture, arts, you name it. Itni opportunities hai Calcutta mein. Health. So I can see that, and even if you look at the GDP rate, out of the states in Bengal, I mean in India, I think we're ranking at around 4th. अच्छा, हाँ, तो definitely there is an opportunities, and Calcutta has changed a lot. It was like me dream comes true. Yes, obviously there was what were the challenges there, 40-42. But still then, there is, we call Calcutta as city of joy. So Bengalis or from Calcutta, हमने हमेशा ही एजुकेशन, आर्ट एंड कल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस दी, और हमें आज भी ये लगता है ये बहुत ही रेलेवेंट है फॉर स्किल्स, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग. ये हमारे बच्चों में भी जब भी हम बात करते हैं ये बहुत रेलेवेंट है. हमारी बंगाली सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंस देती है एजुकेशन को. सो यू सी ऑल दीज नोबल लॉरिएट्स, अमर्त्य सेन, और इवन इन एनी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, Bengalis always try to contribute their best because we give a really big importance to education, training, and then another form is culture, dance, art, painting, all these things. So in every Bengali household, whenever the kid grows up, they always pick up तबला करना है, वरना डांस करना है, वरना गिटार बजाना है, पोएम्स बोलनी है. तो एक इंसान का जैसे पूरा ग्रोथ should not be only restricted to business or education, but there is art. So art and forms of art is also very important. तो आपने बहुत अच्छी बात कही. Art is an integral part, like music or culture is integral part of Bengali culture. खैर, बंगाल, अब आपने कहा कि कलकत्ता से जब आप कैनबरा वापस आते हैं तो काफ़ी डिप्रेशन हो जाता है. लेकिन आपकी एसोसिएशन थोड़ा सा कैनबरा में कुछ तड़का लगाने की कोशिश करती है. इसीलिए मेरे को एक साल में एक बार विजिट होना पड़ता है वहाँ पे, so that I come and I just charge your battery. Reframing strategy. And bring some sweets. As long as you can bring some sweets across the immigration. बंगाली इतनी अच्छी मिठाई कैसे बनाते हैं, अब समझ में नहीं आता. कुछ लोगों का कहना है कि बंगालियों ने दूसरों की मिठाई ली और उसको थोड़ा सा और मीठा कर दिया. ऐसा सही है क्या? बंगाली रसगुल्ला और मिष्टी दोई
शुगर ज्यादा डालते हैं सर और खीर को ज्यादा पकाते हैं। जैसा मैंने कहा मिठास, तो जो भी काम में हम मिठास, जैसे आपके रेडियो शो में आए, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है बात करके, क्योंकि हमारे अंदर वो पैशन या मिठास है। तो जिस काम में भी वो मिठास डालते हैं वो और मीठी हो जाती है। अच्छा। और हमने और भी नॉर्थ इंडियन मिठाइयाँ, सदर्न इंडियन मिठाइयाँ, सबका अलग अलग स्वाद है। बट हाँ, बंगाली स्वीट्स तो बहुत पॉपुलर है, जरूर मजा लें उनका। जरूर। तो आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन में कितनी मिठास घोल रहे हैं आजकल? कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश बहुत कर रहे हैं? वो सारी कोशिशों चीज़ें के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। समय थोड़ा सा खत्म होने वाला है, लेकिन यस ओके नहीं सर, वेरियस बहुत सारी कोशिशें चली जा रही है, सपोर्टिंग दिस इवेंट। उसके बाद हमारी बहुत सारे इवेंट्स आ रही है, व्हिच विल बी ऑल वेरी हैपनिंग इवेंट्स। मोस्टली सर हमारी जो गोल है ना इज टू डेफिनेटली प्रमोट इंडिया ऑस्ट्रेलिया towards both these two nations. At the same time, how much socially we are advocating the organization. Also, I'm very passionate to talk about India to the whole world. तो आप देखिएगा कि IISc का भी जितनी activities है, it will not only limit ourselves to any niche way of looking towards, it will be a lot more in a global platform. We will stand a lot with the communities, and that is where the social advocacy will come. जहाँ पे जिस कंट्री पे हम लोग रहते हैं वहां पे ही उसके उसके दिल में भी पहुंचना है हमें। We cannot restrain ourselves that yes we are Indian. No, we are not Indian. We are a Indian Australian passionately driving and also standing with the entire communities. तो यही हमारी गोल है। Lots to come. But yes, we will impress. We'll impress community. Thanks, Sandy. Thank you, अमृत और सैंडी, हमारे कार्यक्रम में आए और आपने अपने मरगम प्रोग्राम के बारे में बताया। मरगम प्रोग्राम की सक्सेस के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और थैंक यू वेरी मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, ब्रिंगिंग दैट ट्रुप इन कैनबरा। और मुझे विश्वास है कि कैनबरा के लोग जो हैं इसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। थैंक्स। Thank you so much. रेडियो मनपसंद जी, रेडियो always going beyond the mall to help and support the community. जी, तो इसी के साथ हमारा कार्यक्रम का भी समय समाप्त हो रहा है और मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा।